चलिए आइए भाई मेरे। थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ कि पिछले 2 दिनों से काफ़ी बैच न्यू स्टार्ट होने वाला था तो थोड़ा बिजी हो गया था उसमें, और आप लोग का क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो आज अब देखते हैं आगे। पिछले क्लास में हम लोग ने देख चुका था सिस्टम सॉफ्टवेयर, और पिछले क्लास में हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देख चुके थे, है ना। और आज देखेंगे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, हो जाता है थोड़ी थोड़ी, है ना। काफ़ी बच्चों का रीजनिंग वाला भी बैच चल रहा है अपना सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। बिहार पुलिस इधर आ चुका था तो थोड़ी सी बैच में परेशानी हो रहा था ना। अब टाइम एडजस्ट हो गया है, अब आप लोग भी तरीके से वीडियो चलता जाएगा और आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते जाएंगे। और हाँ, टेलीग्राम पे क्यूज चला रहे हैं, आप लोग क्यूज में ज़रूर भागीदारी रखें, क्योंकि उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लेकर के वर्ड, पावर पॉइंट, एग्ज़ाम को पॉइंट और व्यू रखते हुए सारे क्वेश्चन को बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग उसमें ऑब्जेक्टिव देख लिया कीजिए। चलिए आगे देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इसका परिचय क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते किसको है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर वाली जो पार्ट होता है यूजर तक, जो यूजर हम लोग यूज करते हैं ना, उसको इंटरफेस प्रदान करता है। या ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर का समूह होता है। यानी कि अगर मान लिया जाए हम लोग ब्लूटूथ यूज करते हैं, है ना, ब्लूटूथ यूज करते हैं, तो इसको यूज करने के लिए हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक ड्राइवर लगाया जाता है यूएसबी पोर्ट की तरह। ठीक है, इस टाइप का एक ड्राइवर होता है ना। मान लीजिए इस टाइप का ये है 0.5 टाइप का, ये क्या है? ब्लूटूथ ड्राइवर है। ओके, तो वही कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटीज जैसे सॉफ्टवेयर का समूह होता है, उसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या है। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बताया थे, आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, हमारा जो एप्लीकेशन चल रहा है द ग्लोबल एजुकेशन का, जैन रोजगार क्लासेस का, उससे पहले खान ग्लोबल स्टडीज़ का, तो तमाम ऐसे एजुकेशन सेंटर पे जहाँ जहाँ हमें देख चुके हैं, वहाँ वहाँ वो जो एप्लीकेशन है उसी को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और अभी जो हम बता रहे हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम के अंदर अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम लगा सकते हैं, है ना, वो भी सॉफ्टवेयर ही कहलाता है। हार्डवेयर के पार्ट में भी होता है, ठीक है, लेकिन जब इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया होता है तो वो सॉफ्टवेयर हो जाता है ना। उसमें देखिए ये जो किट पूरा दिख रहा है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। क्या है प्यारे बच्चों? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। आगे देख लेते हैं। यह है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है। यह सिस्टम हार्डवेयर को यूजर एप्लीकेशन के लिए उपलब्ध कराता है। क्या कराता है प्यारे बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंध कराता है। ठीक है, यह सिस्टम हार्डवेयर को यूजर ये एप्लीकेशन के लिए उपलब्ध कराता है। जैसा कि पहला नंबर में देखिए कैसा कार्य करता है, दूसरा नंबर में दिखाएंगे कि विभिन्न प्रकार के कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले कैसा कार्य करता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज का प्रबंधन करता है, जो जिसके मतलब सीपीयू के अंदर में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हार्डवेयर पार्ट जो होता है उसमें सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज का जो प्रबंधन का कार्य करता है, यह यूजर के आदेशों को हार्डवेयर को भेजता है। क्या भेजता है प्यारे बच्चों? यह यूजर के आदेशों को हार्डवेयर को भेजता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब हम गूगल से मांग रहे हैं कुछ, या कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं हम कि मेरा फाइल कहाँ है, अगर कोई फाइल को सर्च कर रहे हैं दिस पीसी में जा करके, तो वो सिस्टम को कहाँ भेजता है? ये स्टोरेज को सूचना भेजता है। कौन? ये भेजता है। ठीक है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर पार्ट लगे हुए हैं वो भेजता है और कहता है कि हमारा जो यूजर मांग रहा है वो फाइल, मेरे नाम का फाइल मांग रहा है, उसको भेजो। कौन भेजने का काम करता है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही भेजने का काम करता है। यूजर के आउटपुट को वापस भेजता है। जब हम उसको सूचना देंगे कि हमारे जो कंप्यूटर में फाइल है वो फाइल मेरे यहाँ लाओ। मान लिया जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो मेरा पीडीएफ है मुझे चाहिए, तो सर्च बार में हम लोग सर्च मारते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आ जाता है। तो वो आने वाली काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ऑपरेटिंग ओएस होता है, इसका ओएस होता है शॉर्ट फॉर्म,
ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू हो जाता है, सीपीयू के अंदर में मेमोरी कार्ड लगा होता है, रैम रोम होता है। तो जो रैम का काम होता है ना, वही रैम और रोम का वही काम होता है। और एएलयू का जो काम होता है वो मैथमेटिकल फार्मूला यूज करने के लिए होता है। तो कैसा कार्य करता है ये आप लोग विभिन्न प्रकार से समझ गए होंगे। और ये विभिन्न प्रकार में एक और है कि विभिन्न प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, जिनमें से प्रत्येक अपने फायदे और नुकसान है। सबका अपना अपना एक अलग ही फायदा है और अलग ही नुकसान है। तो उस हिसाब से विंडोज, मैक, जो भी मैकबुक यूज करते हैं, लिनक्स का, ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे विंडोज होता है उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम का सारे नाम है यहाँ पे। इसमें प्रमुख भूमिका क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। क्या करता है मेरे प्यारे भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है, जो यूजर को अनुभव से बेहतर बनाने में मदद करता है। जो यूजर को जो अनुभव लगता है उसको बेहतर बनाने में मदद करता है कौन? तो वो करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत लोग को मन में सवाल था कि सर कर्नेल और कर्नेल का मॉड्यूल क्या होता है। ये बहुत ही अजीब टाइप शब्द लगा होगा, पहला पहला कंप्यूटर में आप लोग देख पा रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे पहले नहीं इसका नाम सुने होंगे, है ना। तो कर्नल और कर्नल मॉड्यूल जो है वो है कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर होता है। क्या है प्यारे बच्चों? एक कोर है जो सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर साथ इंटरेक्ट करता है। ये जो कर्नेल और कर्नेल मॉडल जो है ये क्या करता है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हमारे कंप्यूटर में ओएस रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज मान लिया 10 है, ठीक है, विंडोज क्या है, अगर 10 रखा है हमने तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कर रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कोर है, उसका एक भाग है जो सीधे कंप्यूटर को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। कंप्यूटर के सीधे हार्डवेयर के साथ क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। जब हम सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हैं, इसका मतलब अपडेट लेते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, मान लिया विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 11, विंडोज 12, कोई भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हम डाल रहे हैं वहाँ पे, तो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है कर्नेल के साथ। ठीक है, कर्नेल इसके साथ इंटरेक्ट करके अपना क्या करता है? कर्नेल मॉड्यूल बनाता है। ओके, कर्नेल को एक्सटेंड करता है और विशिष्ट कार्य क्षमता के लिए जोड़ता है, विशिष्ट कार्य क्षमता के लिए आगे जोड़ता है और अच्छे अच्छे वर्क का प्रदान करवाता है। कर्नेल की विशेषताएं जो क्या है वो हम लोग देख लेते हैं कि कर्नेल में मेमोरी मैनेजमेंट होता है। सबसे पहले कर्नेल क्या करता है? मेमोरी को मैनेज करता है, मैनेजमेंट का भाग होता है। अब कोई फाइल हमने बनाया, अब मान लिया जाए बिहार पुलिस या बिहार बेल्ट्रॉन का एक फाइल बनाया। ओके, तो बिहार बेल्ट्रॉन के फाइल बनाने के बाद उसके अंदर हम लोग वीडियो का फाइल बनाते हैं, पीडीएफ का फाइल बना रहे हैं, उसके अंदर और कुछ जो जीके जीएस का क्यूज चल रहा है उसका फाइल बनाते हैं। तो वो जो सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है ना, मान लिया जाए, देखिए बेल्ट्रॉन का फाइल बनाए, बेल्ट्रॉन का फाइल बना, अब इसके अंदर बना दिए वीडियो का फाइल VIDEO, ठीक है, इसके अंदर पीडीएफ बना दिए। तो तमाम ऐसे ऐसे जो फाइलें बनाते जाते हैं ना, तो वो क्या होता है कि कर्नेल मैनेजमेंट यही करता है, मेमोरी का मैनेज करता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है। प्रोसेसर को सही दिमाग से, अगर मान लिया आपके दिमाग में कुछ बोला जा रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं कि प्यारे बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है, तो आप पहले अपने मेमोरी में लीजिएगा ना, आप सोचिएगा ना उसको कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इस तरीके से मैनेज करता है। तो वही मैनेजमेंट का जो काम करता है प्यारे बच्चों, ये करता है कर्नेल। क्या करता है? कर्नेल। यानी कि कुल मिलाकर के कहिए कि जैसे हाथी के साथ ऊँट चलता है उसको सुधारने के लिए, है ना, कि हाथी पगला ना जाए और उसके लिए उसे ऊंचा उसको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका मैनेजमेंट करता है वो। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि कर्नेल भी मैनेजमेंट करता है उसका, किसका? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो अंदर वाली चीज़ें लगा रहता है, चाहे प्रोसेसर हो, रैम रोम हो, स्टोरेज हो, ये सारी चीज़ों को मैनेज करता है कि तुम इस तरीके से चलो, अगला आदमी कह क्या रहा है तुम उसके अनुसार से सोचो। तो कर्नेल में क्या क्या आ गया? मेमोरी मैनेजमेंट करेगा, प्रोसेसर मैनेजमेंट का। प्रोसेसर क्या होता है? तो बोलते हैं कि प्रोसेसर कितना है इसका, रैम कितना है, रोम कितना है, तो ये सब प्रोसेसर का भाग है ना। तो उसी को मैनेजमेंट करता है। डिवाइस मैनेजमेंट करता है, मतलब डिवाइस को किस प्रकार से चलना चाहिए, कभी कभी ऑटोमेटिक गर्म हो जाना, ठंडा हो जाना, कूलिंग फैन का नहीं चलना, और मदरबोर्ड का कभी कभी काम नहीं करना, अगर मदरबोर्ड खत्म हो गया तो खत्म ही हो गया फिर, है ना। तो तमाम ऐसी चीज़ें जो है डिवाइस मैनेजमेंट भी करता है।
अब ब्लूटूथ ड्राइवर लगा लिए, उसमें प्रॉपर वर्क कर रहा है कि यूएसबी पोर्ट लगा दिए बाहर से, अब वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, वो वर्क ना कर रहा है, ये मैनेजमेंट कौन करता है? कर्नेल करता है ना। आगे देख लेते हैं कि कर्नेल मॉड्यूल क्या है ना। कर्नेल मॉड्यूल को कर्नेल से जोड़ा जा सकता है। कर्नेल और कर्नेल मॉड्यूल दोनों में थोड़ी सी अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है ना। कर्नेल मॉड्यूल को कर्नेल के साथ जोड़ा जा सकता है या हटाया भी जा सकता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि इसका एक भाई है, बड़ा भाई है, जैसे सहयोगी के तौर पे अगर बड़ा भाई काम कर रहे हैं तो छोटा भाई पीछे से लग जाएगा, तो थोड़ी सी काम का स्पीड और बढ़ जाता है। वही सिस्टम है कि कार्य क्षमता को ये बढ़ाने में काम करता है। अगर भाई अलग होना चाहता है तो अलग भी हो जाता है। मान लिए कि दो भाई हैं, है ना, तो बड़ा भाई का सहयोग के लिए छोटे भाई प्रयासरत न रहेगा, अगर उसका सपोर्ट जितना हो सकता है सपोर्ट करते ही रहेंगे, है ना। अगर लेकिन बड़ा भाई चाहेगा कि अलग हो जाए तो वो अलग भी हो सकते हैं। तो सेम सिचुएशन कर्नेल और कर्नेल मॉड्यूल का है कि ताकि वो चीज़ें ना कि अगर अलग होना चाहेगा कर्नेल तो अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर दोनों जुड़ करके प्लस करके काम करेगा तो समझिए कि दोनों का कार्य क्षमता स्पीड बढ़ेगा। मेरा कार्य क्षमता करने का कुछ अलग है, भाई का कुछ अलग है, तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से वर्क करेगा। तो वही था कर्नेल और कर्नेल मॉड्यूल का अंतर। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। जो भी अगर समझ में नहीं आता कमेंट के जरिए आप लोग पूछते रहा कीजिए, है ना। अब डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर अभी हमने बताया डिवाइस ड्राइवर क्या है। डिवाइस में कई प्रकार के ड्राइवर होते हैं। कौन कौन ड्राइवर होते हैं प्यारे बच्चों? वो वाईफाई ड्राइवर होते हैं, ब्लूटूथ ड्राइवर होते हैं, यूएसबी पोर्ट ड्राइवर होते हैं, कैमरा केबल के ड्राइवर होते हैं। तमाम प्रकार की ड्राइवर मार्केट में आ गए हैं और हर ड्राइवर का काम अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये डिवाइस ड्राइवर जो है, डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम को विभिन्न हार्डवेयर डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर, नेटवर्क कार्ड साथ संवाद के लिए अनुमति देता है। नेटवर्क कार्ड मतलब वही हो गया क्या? वाईफाई, वाईफाई वाला ना, वाईफाई का ड्राइवर। डिवाइस प्रिंट जैसे प्रिंटर का भी एक आता है ड्राइवर, ओके। तो डिवाइस ड्राइवर के कैसे काम करता है वो देख लेते हैं कि डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच एक मध्यस्थ की तरह काम करता है। दोनों एक दूसरे के सामंजस्य में काम करते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है? मान लिया जाए हमसे काम कोई करवाना है, अगर हमसे प्यार से बोलेगा तभी उसका काम कर पाएंगे, नफरत से तो काम हो नहीं पाएगा। सेम सिचुएशन ये है कि अगर ड्राइवर को हम इंसर्ट करते हैं तो दोनों एक समन्वय बनाता है आपस में, तब उसका दोनों को कॉम्बिनेशन बनता है और वो आउटपुट देता है। जैसे कि एग्जांपल में मैं बता दूं कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूम रहे हैं, घूमने जाने का इरादा है ना, तो जब तक आप उनको प्यार से नहीं बोलिएगा कि हाँ आज हम घूमने चलने वाले हैं कहीं, ठीक है, अगर पहले ही उनको धमकी दे दीजिएगा कि हम आपको यहाँ से लेकर के हम अपने घर लेकर चले जाएंगे, ये मतलब कहीं और भेज देंगे, तो वो डर के मारे आपके साथ नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनको लाना है तो थोड़ी सी आपको प्यार से बरतना होगा, बातों को रखना होगा कि हाँ आज हमको घूमने का इरादा है, काफ़ी दिन से हम लोग मिले नहीं हैं, तो थोड़ी सी घूम के आते हैं। तो सेम बात यही है कि जो भी ड्राइवर अगर इंसर्ट सिस्टम में करते हैं तो उसकी चीज़ों को समन्वय बनाना पड़ता है। अगर सिस्टम मान लिया ड्राइवर कुछ और है, काम कुछ और कराना चाह रहे हैं, तो इस ड्राइवर का वर्क नॉट वर्किंग होगा, है ना। तो ड्राइवर का काम समझ गए कि वो डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच एक मध्यस्थ की तरह काम करता है, जो आपस में सामंजस्य बना करके दोनों वर्क करता है, ओके। ड्राइवर कैसे खोजें? ड्राइवर को कैसे खोजा ना, डिवाइस ड्राइवर आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिवाइस निर्माता द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा किए जाते हैं? डिवाइस ड्राइवर आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा या डिवाइस निर्माता द्वारा, जो डिवाइस बनाते हैं, सीपीयू बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, उनके द्वारा डिवाइस ड्राइवर बनाया जाता है एक्स्ट्रा यूजेस के लिए, ओके। ड्राइवर अपडेट क्यों जरूरी है? ड्राइवर अपडेट क्यों जरूरी है? नए ड्राइवर डिवाइस की कार्य क्षमता में सुधार कर सकते हैं, बॉक्स को ठीक कर सकते हैं और सुरक्षा समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट करना क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि हमेशा नया नया फीचर अपडेट होते रहता है ना। तो जीवन में अपडेट से एक ही चीज़ समझ में आता है प्यारे बच्चों, कि आप खुद भी एक अपडेट बनते रहिए। क्या? आप खुद भी एक अपडेट होते रहिए,
जैसे जैसे समय चल रहा है उस हिसाब से आपको भी अपडेट होनी बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिहार बेल्ट्रॉन की बात कहें जो जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, तो पिछले 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस क्वेश्चन का लेवल कुछ अलग ही था। 2016 से संबंधित सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम 2016 के अंतर्गत से। लेकिन इस बार जनरेशन सब सारा चेंज हो गया है और 2021 से संबंधित भी आपसे सवाल किए जा सकते हैं, 22 से संबंधित भी किए जा सकते हैं, 23 से संबंधित भी किया जाता है। तो अपने आप में प्रिपेयर रहना, अपडेट रहना है। तो अपडेट का काम यही होता है कि समय के साथ आपको बदलना होगा। एग्ज़ाम जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं, आपको उनके नज़रिया से सोचना होगा, तब जाके आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है। ठीक है, तो अपडेट सिस्टम को करना बहुत ज़रूरी इसीलिए हो जाता है कि ताकि जो भी नया फीचर लॉन्च हो वो आपको सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आप सिस्टम से सही वर्क कर पाए। कभी कभी अपडेट करने से हानि भी होने लगता है, पता है क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम उतने बीट का है नहीं। मान लिया 32 बीट का आप कंप्यूटर रखे हैं, 64 बीट का कोई भी सॉफ्टवेयर है, आप अगर उसमें इंस्टॉल कर देते हैं तो प्रॉपर ढंग से आपका काम नहीं करेगा। जब आप विंडो अपडेट लेते हैं तो उस समय 64 बीट 32 बीट लिखता है ना, तो वो बीट पे प्रोसेसर का काम करता है। और सारे सॉफ्टवेयर अब 64 बीट के लगभग आ रहे हैं। पहले जो भी विंडोज 7 से संबंधित थे तो 32 बीट में काम चल जाता था, लेकिन अब का जो सॉफ्टवेयर आ रहा है वो 64 बीट के लिए आता है। तो 64 बीट वाले 32 बीट में कर दोगे तो काम नहीं करेगा। इसलिए कभी कभी सॉफ्टवेयर उस अनुसार से काम नहीं करता है जिस अनुसार से अपडेट मिलता है। ओके, तो आपके सिस्टम पे निर्भर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसका कितना इसका कार्यशैली है और कितना तक क्षमता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे है मेमोरी मैनेजमेंट। ये है अपना मेमोरी। क्या है प्यारे बच्चों, ये दिल वाली फिगर दिख रहा है, ये है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी का मतलब क्या होता है? जो पहले मोबाइल में 2 GB 6 GB 8 GB 32 GB 64 GB तमाम प्रकार के जो GB वाली जो सिस्टम था, छोटा वाला चिप माइक्रो चिप आता था, अब उसी प्रकार से कंप्यूटर में बड़े बड़े चिप आकार के होते हैं, जैसे इसको रैम बोला जाता है, रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, तो इसमें ही स्टोरेज भी रखा जाता है। स्टोरेज इसमें अगर मान लिया 4 GB का रैम होगा, ठीक है, 4 GB का रैम होगा, रीड एक्सेस मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी, ROM। ओके, तो इस प्रकार से ये जो रैम है ये रैम मैनेजमेंट है, यानी कि स्टोरेज मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट की मेमोरी को विभिन्न प्रोग्राम से प्रक्रिया कराने के बीच प्रभावी ढंग से आवंटित करता है, रैम की दक्षता बढ़ाने और प्रोग्रामों के बीच संघर्ष काम करने में मदद करता है। अगर कोई भी चीज़ें, कुल मिला के ये कहना कि अगर घर में कोई सामान रख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा सामान है आपके घर में, पलंग है, बिस्तर है, बर्तन है, कपड़ा है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं और सब जगह बिखेर के रख देते हैं, तो आपके सिस्टमेटिक रूम अच्छा नहीं लगेगा, कूड़ा कचरा टाइप लगने लगेगा। तो वही कह रहा है कि अगर रैम को अगर सही तरीके से सिलसिलेवार तरीके से अगर रखोगे तो मैनेजमेंट का काम बेहतर तरीके से होता है कि कुछ ये वाली गेमिंग का काम कर देगा, कुछ प्रोसेसिंग का काम कर देगा, कुछ स्टोरेज का काम कर देगा, तमाम ऐसी ऐसी चीज़ें जो है अपना काम करते जाएगा। तो वही कह रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को प्रक्रिया के बीच प्रभावी ढंग से आवंटित करता है। यह रैम दक्षता बढ़ाने और प्रोग्राम के बीच संघर्ष को कम करने में मदद करता है। अगर इधर उधर सामान रखिएगा तो दिक्कत होगा, अगर सीरियली वाइज अगर रखते हैं किसी भी चीज़ को सजा करके रैम के तहत, तो आपकी काम आसानी से होने वाला है और सुदृढ़ तरीके से होने वाला है। दूसरी है पॉइंट की भौतिक पता। यह मेमोरी का में प्रत्येक लोकेशन का वास्तविक पता लगाता है, मेमोरी का वास्तविक लोकेशन पता लगाता है। वर्चुअल पता क्या है? यह मेमोरी का पता प्रोग्राम के द्वारा उपयोग किया जाता है, प्रोग्रामों के द्वारा वर्चुअल किया जाता है। पृष्ठ जो प्रतिस्थापन है वो हो जाता है कि ये एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग मेमोरी में स्थान खाली करने के लिए जब मेमोरी पूरा हो जाता है। ये पृष्ठ प्रतिस्थापन क्या है कि जब एक ऐसी तकनीक है जिसकी उपयोग मेमोरी में स्थान खाली करने के लिए, क्या है, डिलीट मारने के लिए, ठीक है, किया जाता है। जब मेमोरी पूरा हो जाता है, पूरा भर जाता है, तब हम लोग डिलीट करने के लिए पृष्ठ प्रतिस्थापन करते हैं, है ना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यह है पूरी सिस्टम और यह है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट को, प्रोसेसर को मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर में हम लोग प्रोसेसर तो घुस नहीं सकते हैं,
लेकिन उसको मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए। वही है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। किसके जरिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोसेसर को मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए, प्रोसेसर मैनेजमेंट कंप्यूटर में चलने वाली विभिन्न प्रोग्रामों या प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये प्रक्रिया जो है मेमोरी को लोड करने में, शेड्यूलिंग करने में, संसाधन को आवंटित करने में कार्य करता है, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, मल्टी स्किपिंग क्या है, स्किंग क्या है, मल्टी थ्रेडिंग क्या है, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, मल्टी टास्किंग क्या है, मल्टी थ्रेडिंग क्या है। प्रोग्रामिंग, टास्किंग और थ्रेडिंग। तो प्रोग्रामिंग जो है एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को चलाने की क्षमता है। क्या है प्यारे बच्चों? आज के बाद ये मत पूछिएगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या होता है। तो यहाँ से VBI क्वेश्चन बन जाता है कि आपका एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार हो सकता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, और 4 ऑप्शन दे देंगे। सबसे पहले पूछ देगा कि कम प्रोग्राम को चलाने की क्षमता है, अधिक प्रोग्राम को चलाने की क्षमता है, या प्रोग्राम चलाने की ही क्षमता नहीं है ना। तो तमाम प्रकार के ऑप्शन मिल जाएगा और उसमें चूज करना पड़ जाएगा। जब आप मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं जानेंगे तो आपके आंसर गलत हो जाएगा और आप इतना अच्छा, इतना सुदृढ़ क्वेश्चन छोड़ के चले आइएगा और 1 नंबर के लिए पीछे हो जाइएगा, आपकी रिजल्ट नहीं हो पाएगा और फिर बहाली का वेट करते रह जाइएगा। तो ऐसे ऐसी चीज़ें पे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए। थोड़ा लेंदी प्रोसेस लग रहा होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे, इससे पहले तो हम कुछ जानते ही नहीं थे, तो लेकिन ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको मल्टी प्रोग्रामिंग पता नहीं होगा, मल्टी टास्किंग नहीं पता होगा, मल्टी थ्रेडिंग नहीं पता होगा, और क्वेश्चन अगर यहाँ से आ जाता है और अभी जो पढ़ा रहे हैं और ध्यान नहीं दे पाइएगा तो शायद आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा और आप लाखों की भीड़ से छट सकते हैं। तो ध्यान देते हुए, मल्टी प्रोग्रामिंग का काम एक ही है, अधिक क्षमता वाले, ठीक है। एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम चलाने की क्षमता रखता है। एक टैब में आप गूगल खोल दीजिए, एक टैब में गेमिंग खोल दीजिए, एक टैब में एडिटिंग खोल दीजिए, तमाम प्रकार के टैब खोल दीजिए कंप्यूटर में। कभी कंप्यूटर मना किया है कि ये मत खोलो हमें? नहीं ना नहीं मना करेगा। ज़्यादा होगा तो आपकी कंप्यूटर हैंग होने लगेगी, प्रोसेसिंग कम करने लगेगा, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? इस तरीके से गोल गोल घूमने लगेगा। और हो सकता है प्लीज़ वेट भी लिख दे, है ना, प्लीज़ वेट भी लिख दे। इसका मतलब ये होता है कि कृपया प्रतीक्षा करें, आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं हम सह नहीं पा रहे हैं, इतने सारे टैब नहीं खोल पाएंगे, ठीक है। तो वही काम कौन करता है? मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का जो काम होता है ना, वही काम है एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को चलाना। मल्टीटास्किंग क्या है? कि एक समय में कई प्रोग्राम को चलाने की क्षमता, जहां प्रत्येक प्रोग्राम को कुछ प्रोसेस समय मिलता है, जहां प्रत्येक प्रोग्राम को कुछ प्रोसेसर समय मिलता है, कुछ ही प्रोसेसर समय मिलता है, उसमें मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारा वर्क एक साथ कर सकते हैं। उसी सिस्टम को कनेक्ट करके किसी और को पढ़ा सकते हैं, कोई और कोई एक्सेल पे काम कर रहा है, कोई वर्ड पे काम कर रहा है, कोई MS पावर पॉइंट पे काम कर रहा है, तो ये मल्टीटास्किंग का काम हो जाता है। शब्द से ही लग रहा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है और मल्टीटास्किंग क्या है। तो मल्टीटास्किंग जहाँ पे वर्क कर रहे हैं आप, वो टास्क वाली चीज़ें हो गया। अगर प्रोग्रामिंग की बात हो तो एक से अधिक चलाने की क्षमता हो जाएगा। इसमें जो भी प्रोग्राम चला रहे हैं आप, उसमें क्रिएट कर रहे हैं, कहीं लाइव दे रहे हैं तो कहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मल्टी प्रोग्रामिंग में आ जाएगा। और मल्टीटास्किंग में बहुत सारा वर्क जो रिलेटेड उसमें काम कर रहे हैं वो आ जाएगा। मल्टी थ्रेडिंग क्या है? तो एक प्रोग्राम के अंदर कई थ्रेडों को चलाने की क्षमता है, जहाँ पे प्रत्येक थ्रेड स्वतंत्र रूप से चलते रहता है। यहाँ भी स्वतंत्र रूप से चलेगा, यहाँ भी स्वतंत्र रूप से चलेगा, है ना, कोई भी अस्वतंत्र रूप से नहीं चलने वाला है। सब मल्टी प्रोग्रामिंग में प्रोसेसर और रैम जब बेहतर रहेगा आपका तो ऑटोमेटिक सब चलते रहेगा। उसी प्रकार से प्रोग्राम के अंदर कई थ्रेडों का चलाने की क्षमता हो सकता है, इसमें हो सकता नहीं, होता ही है। और जहाँ प्रत्येक थ्रेड स्वतंत्र रूप से चलते रहता है उसमें कोई इशू और प्रॉब्लम नहीं होता है। उम्मीद करते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और आगे नेक्स्ट देखते हैं फाइल सिस्टम क्या है और फाइल को मैनेज कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम अभी बताएंगे, है ना। तो फाइल सिस्टम क्या है? कि फाइल सिस्टम कंप्यूटर में डेटा को व्यवस्थित करने का, कंप्यूटर में डेटा को व्यवस्थित करने का सही तरीका है। और एक फाइल को व्यवस्थित करने में, संग्रहित करने के लिए पदानुक्रमित संरचना प्रदान करता है।
मान लिया जाए कि बेल्ट्रॉन का जो हमने फाइल बनाया उसके अंदर वीडियो का फाइल बनाया, उसके अंदर पीडीएफ का फाइल बनाया, उसके अंदर फोटो का फाइल बनाया, ठीक है। जब इस प्रकार से जो पदानुक्रमित होता है संरचना, ये पदानुक्रमित हो गया है ना, पद के अनुसार हम लोग सेटलमेंट करते चले गए। पहले बेल्ट्रॉन लिखा, फिर एक न्यू फाइल बना के वीडियो लिखे, फिर एक न्यू फाइल बना के पीडीएफ लिखा, फिर एक न्यू फाइल बना के फोटो लिखे। ऐसे ऐसे सिस्टम जब लगातार जाएगा, अगर मान लिया जाए हमें वीडियो देखना है तो वीडियो पे क्लिक करेंगे तो हमारा सारा वीडियो 1 2 3 करके आ जाएगा। पीडीएफ देखना है तो फिर 1 2 3 4 करके आ जाएगा। फोटो देखना है, फोटो लिख रहा है थंबनेल 1 थंबनेल 2 थंबनेल 3, तमाम ऐसी प्रकार के सिस्टमेटिक ढंग से आपका आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि फाइल सिस्टम किया है, तो यह फाइल सिस्टम कंप्यूटर में डेटा व्यवस्थित करने का, जो हम लोग डेटा रख रहे हैं, मतलब वीडियो का डेटा है 3 गो, पीडीएफ का डेटा है 4 गो, इस प्रकार से वीडियो का डेटा सही तरीका से फाइल को व्यवस्थित करने के लिए, संग्रहित करने के लिए एक पदानुक्रमित संरचना प्रदान करता है, ठीक है। तो फाइल सिस्टम के प्रकार कितने हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ कमेंट देख लेते हैं ना। चलिए कमेंट कीजिए, फाइल सिस्टम क्या है, या फाइल बनाने के लिए, न्यू फाइल बनाने के लिए शॉर्ट की क्या है, वो बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट में छापिए। सोनू, सुधीर, राहुल, अंजना, प्रीति, कश्यप, सुधांकर, प्रिया, सोनू, सुमन, सुब्रमण्यम, हाँ, और बताइए। अरे यार इतना स्पीड में कमेंट पार हो रहा है, अब थोड़ी स्लो कर दो, है ना, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं इतने। नहीं, इसको रोके, ये क्या बोल रहा है? सर आपकी पढ़ाने का तरीका लाजवाब है। अरे आप भी लाजवाब हो यार, हमारी लाजवाबता से आपका ही महत्व है। और दिखाइए। नहीं, ये सुष्मिता क्या लिख रही है? सर 2 दिन क्लास क्यों स्टॉप था? वो क्या है सुष्मिता कि 2 दिन क्लास इसलिए स्टॉप था कि अभी न्यू बैच थोड़ा 2 को लॉन्च कर रहे थे, है ना, तो थोड़ा सा बैच एडजस्ट करने में 1-2 दिन टाइम हो जाता है। तो आप लोगों को तो रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कराए दिए थे ना, फिर भी काहे चिल्ला रहे हैं, होते रहता है ये सब। चलिए काफ़ी बच्चों हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लाइव में, जिनका नाम तक नहीं ले सकते हैं, हज़ारों प्लस हैं सब, है ना, तो काफ़ी स्पीड से पार हो रहा है। तो फाइल सिस्टम के बारे में आप लोग समझ गए कुल मिलाकर के। अगर नहीं समझ में आता है हमें कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे संपर्क कीजिए, टेलीग्राम पे संपर्क कीजिए, फेसबुक पेज पे संपर्क कीजिए, कहीं भी कीजिए, आपको 24 घंटा जवाब उपलब्ध मिलेगा, ठीक है। नहीं तो जो नंबर दिए हैं हम अपना हेल्पलाइन नंबर, उस नंबर पे भी संपर्क आप कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं कि फाइल सिस्टम के प्रकार कितने हैं। ये विभिन्न प्रकार के फाइल सिस्टम होते हैं, जैसे फैट, NTFS, ext4, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक अपनी विशिष्ट विशेषताएं से जाने जाते हैं। फाइल सिस्टम का प्रक्रिया, फाइल ऑपरेशन क्या है ना, फाइल सिस्टम फाइलों को बनाने, हटाने, कॉपी करने या स्थानांतरित करने जैसे ऑपरेशंस करता है। फाइल ऑपरेशन में क्या होता है, कॉपी कट पेस्ट वगैरह जितना भी आता है वो फाइल ऑपरेशन के सिस्टम में आता है। डेटा सुरक्षा क्या है, फाइल सिस्टम डेटा सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सही ढंग से संग्रहित और पुनर्स्थापित या पुनर्पर्याप्त किया जा सकता है कि नहीं। अब मान लिया जाए कोई हमने फाइल सेव कर दिया और वो फाइल 10 दिन के बाद खोजे और मिला ही नहीं सिस्टम में, तब तो भारी नुकसान है। मान लिया हम टाइपिस्ट से सारे PPT बनवा लिए हम, और मतलब 10 दिन का एक्स्ट्रा डाटा ले लिया PPT बनवा करके, और वो सेव किया और डाटा रहे ही नहीं, तो हम तो टाइपिस्ट को पैसा दे दिया, है ना। अब हमारे पास और क्लास हो, नेक्स्ट डे क्लास हो और क्लास के समय हमको PDF ना मिले, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि डेटा को सुरक्षा करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको सेव करके स्थानांतरित करने के लिए सुनिश्चित करता है, डेटा सही ढंग से और संग्रहित पुनर्प्राप्त करने के लिए हमको उपयोगी बनाता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। ये देखिए कुछ फाइल मेनू दिया गया है यहाँ पे, यहाँ ढंग से देख लीजिए आप लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं। ये फाइल मेनू में क्या है कि देखिए
आज फाइल मेनू भी आप लोग को इतना में चर्चा कर देते हैं। अब यहाँ पे फाइल मेनू आ ही गया है, तो आप लोग को फाइल मेनू दिखा देते हैं कि जब कंप्यूटर में ओपन करते हैं तो फाइल मेनू कैसे कैसे दिखाई देता है आपको। सबसे पहले देखिए, जब भी दिस पीसी वाला जो कंप्यूटर खोलते हैं, पीसी दिस पीसी लिखा रहेगा, ठीक है, ये इस प्रकार से रहेगा। जैसे यहाँ देखिए, ये है दिस पीसी, ओके। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, आइकन बना हुआ रहता है कंप्यूटर के बाहर में ही, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक किया तो ये ओपन होगा। इसको ओपन होने के बाद सबसे पहले ऊपर वाली ऑप्शन देख लीजिए, फाइल मेनू रहेगा, होम मेनू रहेगा, शेयर, व्यू। फाइल का मतलब हो गया जितना भी फाइल इसमें सारा चीज़ को दिखाएगा। होम का मतलब हो गया कि जो भी होम पैनल है, अब मान लीजिए इस पर क्लिक किया तो इसका जो भी डेटा है वो होम पैनल आ जाएगा। व्यू का मतलब क्या है, शेयर का मतलब क्या है कि आप इस फाइल को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। व्यू का मतलब है कि इसको बड़ा करके ओपन करके देख सकते हैं डायलॉग बॉक्स में, ओके। इसमें देखिए क्विक एक्सेस है, जो भी एक्सेस हम लिए हैं वो क्विक एक्सेस के जरिए आएगा। डेस्कटॉप यहाँ पे फाइल है, जो भी डेस्कटॉप पे फाइल रहेगा वो दिखाएगा। जो भी हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं या व्हाट्सएप से डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड फाइल में आ जाता है। पिक्चर में क्या है कि जो भी चीज़ों को हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट, ठीक है, वो दिखाएगा। या पहले से पिक्चर में फाइल में डाले होते हैं जो दिखाएगा। जी ड्राइव क्या है, यहाँ पे कोई ड्राइव अपना पर्सनली ड्राइव बनाया हुआ है इनका। हीयरिंग वाला जो है, कुछ भी हीयरिंग कर रहे हैं उसको डाले हुए फाइल। एक डॉक्यूमेंट फाइल है, जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट टाइप का जो फाइल डीओसी फाइल डालते हैं ना, वो यहाँ पे आ जाता है डॉक्यूमेंट फाइल के अंतर्गत, ओके। ट्रैफिक ड्राइव जो है इनका अपना पर्सनल ये फाइल बनाया हुआ है। ड्रॉप बॉक्स जो है ये ऑनलाइन स्टोरेज है। क्या है प्यारे बच्चों, ये ऑनलाइन स्टोरेज है ना। ये ऑनलाइन स्टोरेज है जो 2 TB 3 TB तमाम टीबी प्रकार के 4 TB मतलब स्टोरेज प्रदान करते हैं पैसा के जरिए। ऑनलाइन आपको परचेज करना होगा ड्रॉप बॉक्स में, ठीक है, और वो ऑनलाइन स्टोरेज रखने के लिए आपको मिल जाएगा सुविधा। जो बोलते हैं कि हम नहीं चिप्स नहीं लगा पाएंगे, रैम नहीं लगा पाएंगे, स्टोरेज नहीं लगा पाएंगे, तो उनके लिए ऑनलाइन विस्तृत सुविधा, ऑनलाइन से बेहतर स्टोरेज और कुछ हो ही नहीं सकता। ऑनलाइन में डाटा आपको कहीं भी आप जा कर के निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन में मान लिया कंप्यूटर हम अपने घर रखे हैं और हम निकल गए दिल्ली वाले ऑफिस में निकल गए या दिल्ली वाले स्टूडियो में निकल गए, हमारा PDF सारा यहाँ पे सिस्टम रखा हुआ है, यहाँ पे सिस्टम में रखा हुआ है, और अचानक हम दिल्ली वाले क्लास में चले गए, वहाँ से स्टूडियो से लाइव लेना चाह रहे हैं, तो फिर कैसे हो पाएगा। अगर ड्रॉप बॉक्स में हम सेव करके रखते हैं, ड्रॉप बॉक्स ही नहीं बहुत सारा है, टेरा बॉक्स भी है, एक टेरा बॉक्स नाम का भी एक है, ठीक है, और 2-4 प्रकार का और है जो कि ऑनलाइन स्टोरेज रखता है। अगर हम इसमें रखते हैं या ड्राइव फाइल में बना कर रखते हैं तो हम कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। क्या है आवाज़ क्लियर नहीं जा रहा, आवाज़ तो क्लियर जा रहा है। कमेंट करके बताइए वीडियो और वॉइस परफेक्ट जा रहा है या नहीं जा रहा, जल्दी फास्ट। नहीं सर, ऑल ओके है, ऑल ओके, हाँ हाँ ऑल ओके है, चलिए ठीक है, ओके। आइए, अरे कुछ ऐसे गधे लोग होते हैं ना कि बीच बीच में कमेंट ऐसे ऐसे मारेंगे कि उनका कमेंट पढ़े और उनका नाम ले। ये बेहुदा हरकत है, ठीक है, ऐसी हरकतें आप लोग ना किया करें। पढ़ाई के लिए आए हैं तो पढ़ाई कीजिए थोड़ी सी सीरियस होकर के, आगे कुछ नहीं होने वाला है ये सारी चीज़ें करके। अब बताओ, हमें बोल रहे हैं सर आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ परफेक्ट जा रहा है, वीडियो परफेक्ट जा रहा है, फिर भी आवाज़ नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं बीच बीच में, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करते जाना चाहिए। अरे उसको ब्लॉक कीजिए तुम, नहीं उसको ब्लॉक करवाइए कीजिए। जो भी लिखा है कि वॉइस नहीं आ रहा है, नहीं उसको फिर अनब्लॉक तभी करना जब उसका ऑफिशियल नंबर पे फिर फ़ोन आए अनब्लॉक का, और उसकी प्रॉब्लम पूछना क्या प्रॉब्लम था तुम्हारा। चलिए आगे देखते हैं, है ना। तो ये दिस पीसी हो गया, ऑन ड्राइव हो गया, नेटवर्क हो गया। नेटवर्क से आप अपना नेटवर्क सेट कर सकते हैं या नेटवर्क के जरिए आप शेयर भी कर सकते हैं चीज़ों को। उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंट फोल्डर जो है, इसमें 7 फोल्डर है। दिस पीसी, डेस्कटॉप, डाउनलोड, पिक्चर, जो भी अभी हमने फाइल यहाँ पे चर्चा किया वो बहुत सारी चीज़ें जो रिसेंट में आप यूज़ करते हैं। 20 फाइल रिसेंट में यूज किया हुआ है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखा देगा ना। उसका स्टोरेज भी दिखाया है कि दिस पीसी में डाउनलोड वाले सेक्शन में है, दिस पीसी में डाउनलोड वाले सेक्शन में, ओके। अब जितने भी स्टोरेज की जिस तरीका का रहेगा, जैसे मैं बता दूँ, मान लीजिए कोई फोल्डर हम डेस्कटॉप में सेव किए हैं तो डेस्कटॉप वाला दिखाएगा। यहाँ पे जो पीसी रहेगा, फाइल पीसी रहेगा, उसके अंदर जाओगे डेस्कटॉप रहेगा, डेस्कटॉप, ठीक है। इसके अंदर जो फाइल या फोटो रखोगे वो दिखाएगा। तो आपको जो वो दिखाएगा ना तीर, ये स्लैश रहेगा, आपको ऐसा स्लैश, ये तीर नहीं रहेगा, ये वाली ये तीर नहीं रहेगा। पीसी के बाद स्लैश रहेगा,
फिर स्लैश रहेगा डेस्कटॉप। ओके, इस प्रकार से स्लैश रहेगा तो समझिए कि ये पहले नंबर पीसी पे हमको क्लिक करना है, फिर डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, फिर फोटो पे क्लिक करना है, तब हम वहाँ पे जाएंगे। जैसे एग्जांपल में हम आपको दिखा देते हैं। ये क्या है, ये पूरी हमारी कंप्यूटर का मॉनिटर है, ठीक है, ये वाली पूरा पैनल बोर्ड है। और जो हमने चीज़ों बता रहा है कि दिस पीसी के नाम से होता है, ठीक है। ये मान लिया जाए मेरा ये पूरा फाइल है, ये है दिस पीसी। क्या है प्यारे बच्चों, ये है दिस पीसी, यहाँ देखिए दिस पीसी लिखा हुआ है। अब इसके अंदर में जो भी मान लिया जाए हमारा ये फाइल जो फोल्डर है, हर सर नाम का ये फोल्डर है, ठीक है, हर सर नाम का ये फोल्डर है। हम इसको ओपन करना चाहते हैं, तो ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जाएंगे, हमारा डेस्कटॉप पे था तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पे हमारा इतना सारा फाइल फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे देखिए हर सर नाम का फाइल है, इस पर क्लिक किए, यहाँ पे लिख दिया बिहार पुलिस कंप्यूटर इंग्लिश ओपनिंग रीजनिंग, तमाम ऐसी फाइलें हमारे मिल गए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जो दिस पीसी अब कह रहा है कि कहाँ कहाँ क्लिक किए, तो हमने पहले क्लिक किए दिस पीसी पे, फिर डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक किए, फिर हर सर वाले ऑप्शन पे क्लिक किए। अगर मान लिया जाए हमें बिहार पुलिस का कोई चीज़ें निकालना है तो यहाँ पे क्लिक किए, तो देखिए बिहार पुलिस अब आ गया। अब इसके अंदर भी कोई चीज़ें मान ली थंबनेल को हमको क्लिक ओपन करना है, इस पर करेंगे तो थंबनेल यहाँ पे लिखा जाएगा, ये वाली जो चीज़ें आ गया। अब देखिए ये मान ली ये बड़ी वाला पोस्टर जो है बिग न्यूज, जो एग्ज़ाम में कैसे मतलब एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ये गलती भूल कर भी ना करें, ऐसे अलर्ट हमने जारी किया, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे होते हैं वो OMR सीट में गलती कर देते हैं और उनका वजह से उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो वैसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने उनको बताया था। तो अभी फोल्डर और फाइल की प्रक्रिया समझ गए आप लोग कि जब भी हमको कोई फोल्डर होता है तो देखिए तीर बाई तीर या स्लैश बाई स्लैश होता है। ओके, तो समझ जाइएगा कि फोल्डर होता है हमारा। और ये है, ये इस पर जब क्लिक करिएगा तो इतने सारे ऑप्शन आएगा, व्यू, शॉर्ट, रिफ्रेश, पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट और न्यू। देखिए न्यू फाइल यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले का सेटिंग है, पर्सनलाइज है, अपने अनुसार से इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। व्यू पे क्लिक किए तो लार्ज आइकन, मीडियम, ये सब सारी चीज़ है जो आप देख सकते हैं कि अगर लार्ज करेंगे तो बड़ा आइकन हो जाएगा, मीडियम तो मीडियम में है। शॉर्ट बाई में क्या कर सकते हैं कि नाम के अनुसार शॉर्ट कर सकते हैं, साइज के अनुसार, जो फाइल का नाम है PDF1, PDF2, PDF3 रखे तो 1 2 3 करके ही दिखाएगा, नेम पे क्लिक रखेंगे तो। अगर साइज पे क्लिक रखेंगे, अगर PDF एक 12 MB का है, एक 10 MB का है, एक 16 MB का है, तो वो अपने अनुसार सेट करेगा कि 12 MB वाला पहले दिखाएगा, फिर 14 वाला दिखाएगा, तब 16 वाला दिखाएगा। उसी आइटम टाइप भी दिखा सकता है, उस किस टाइप का आइटम उसमें रखा हुआ है उसके अनुसार दिखाएगा, या डेट मॉडिफाइड के तरह दिखाएगा। जो आज PDF डाले हैं वो आज दिखाएगा, ऊपर में दिखाएगा, वो कल डालेंगे वो नीचे उसके दिखाएगा, जो परसों डालेंगे उसके नीचे दिखाएगा। तो ये तमाम प्रकार की शॉर्ट बाई की कहानी हो गया है। रिफ्रेश का मतलब रिफ्रेश हो जाता है थोड़ा सा कंप्यूटर, जब भी कंप्यूटर ओपन करे तो 2-4 बार रिफ्रेश ले लें ताकि सिस्टम प्रॉपर वर्क कर पाए हमारा, ठीक है। ये पेज था, न्यू फोल्डर बनाने के लिए आपका फोल्डर मिल जाएगा, शॉर्टकट बना सकते हैं, बिट मैप इमेज कर सकते हैं, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, कंप्रेस्ड जिप फाइल फोल्डर को कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग आ जाता है, जो तमाम प्रकार के नाइट मोड कर सकते हैं, डे मोड कर सकते हैं, विंडोज HD का कलर, यहाँ पे तमाम चीज़ें, बाकी चीज़ें हम जब डिस्प्ले सेटिंग पे आएंगे तो हम बताएंगे। अभी की हम लोग जो देख रहे थे वो चीज़ को देखते हैं, है ना। कहाँ गया जी मेरा फाइल फोल्डर, ओके, कंप्यूटर PDF, हर्ष जी, हर्षर, मिल्ट्रॉन, PDF, हाँ, कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर चल रहा था। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, फाइल सिस्टम को ही देख रहे थे, है ना। तो फाइल सिस्टम पूर्ण रूप से आप लोग को समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करता है। ओके, इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट कैसे कर सकता है। तो ये 01 वाली जो कोड है, मैनेजमेंट कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस को प्रतिबंधित करता है। यह यूजर इनपुट प्राप्त करता है, यूजर को आउटपुट प्रदान करता है, इनपुट लेकर का आउटपुट प्रदान करता है, ठीक है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया और प्रिंटर हो गया।
तमाम प्रकार की चीज़ें सीपीयू से कनेक्टेड रहेंगे, तभी हम कोई भी चीज़ों को इनपुट से आउटपुट देख पाएंगे। इतना चीज़ रहना हमारे पास ज़रूरी हो जाता है। कीबोर्ड का उपयोग यूजर द्वारा डेटा और कमांड करने के लिए किया जाता है। जो भी हम ABCD लिख देंगे, मान लिया जाए हर सर लिख रहे हैं HARSH, है ना, हर सर लिखा गया। तो उसी प्रकार से क्या कह रहा है कि कीबोर्ड का उपयोग यूजर द्वारा डेटा और कमांड इनपुट करने के लिए किया जाता है। दूसरी माउस क्या है कि माउस का उपयोग बस यूजर को पहुंचाने का काम करता है, आपके दरवाजे तक पहुंचाने का काम करता है, चयन करने का इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए किया जाता है। और मॉनिटर का काम उपयोगकर्ता के यूजर को जो प्रदर्शित करता है, हम कुछ मांगे हर सर का फाइल दीजिए तो सामने आ गया, है ना, बिहार बेल्ट्रॉन की एग्ज़ाम कब होगा वो दिखाएगा तो सामने आएगा, वो मॉनिटर प्रदर्शित करता है। ये पूरी जो सिस्टम दिख रहा है ना आपको, ये मॉनिटर प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है, कंप्यूटर आउटपुट जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो प्रदर्शित करता है। टेक्स्ट हम अभी बोले बेल्ट्रॉन का एग्जाम कब होगा, उसका टेक्स्ट दीजिए, टेक्स्ट दिखाई देगा, उसको वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाई देगा, है ना। अब प्रिंटर का क्या काम है कि जो सारी चीज़ें हमको प्रिंट आउट हार्ड कॉपी में चाहिए तो भाई ये हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट दे देगा। प्रिंटर का उपयोग कंप्यूटर से डेटा को पेपर पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि नेटवर्किंग का प्रोटोकॉल क्या क्या है और इससे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल विभिन्न कंप्यूटरों के एक दूसरे के संवाद करने की अनुमति देते हैं। क्या देते हैं प्यारे बच्चों? बातचीत करने की, संवाद करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल डेटा को पैकेट में तोड़ता है, इसे नेटवर्क पर भेजता है और प्राप्तकर्ता तक पुनर्निर्माण करने के लिए करता है। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल क्या है? ये राउटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है प्यारे भाई? ये राउटर लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है, ये रिसेप्शन DHCP है, आईपैड का DHCP है जो क्लाउड के जरिए भी कनेक्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जोई है, सर्च इंजन है, चार्लियर्स है, मोनिका है, निक्स है, मतलब तमाम प्रकार के जो कंप्यूटर जोड़ के एक राउटर के साथ कनेक्टेड है। अब मान लिया जाए एक राउटर हम लगा चुके नेटवर्क का, बस सारे कंप्यूटर हमको नेटवर्क देना है। मान लिया 4 पोर्ट का अगर डाटा केबल वाली है तो 4 कंप्यूटर में हमारे जाएंगे, 6 है तो 6 जाएंगे, 10 है तो 10 को कनेक्ट करेंगे, नहीं तो फिर वाईफाई के जरिए कनेक्ट करेंगे। वाईफाई में एक क्या लगा देंगे, वाईफाई ड्राइवर लगा देंगे। इस प्रकार से जो ड्राइवर होते हैं, ठीक है, ये वाईफाई ड्राइवर है। समझ में आ गया? तो अगर ड्राइवर लगा देंगे तो सारे के, तो ये एक राउटर है और सारे इसमें लैपटॉप देखिए कनेक्टेड है, प्रिंटर भी कनेक्ट है, CPU भी कनेक्ट है, क्लाउड भी कनेक्ट है, तमाम चीज़ें हैं। तो वो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। जैसे TCP IP एड्रेस के जरिए प्रमुख नेटवर्किंग प्रोटोकॉल जो है संचार का आधार होता है। UDP क्या है? यह एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो कम ओवरलोड के साथ डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है, कम ओवरलोड के साथ। ठीक है, HTTP क्या है? क्या एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच संचार किया जाता है। मतलब वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच क्या करता है HTTP? आप देखते होंगे जब भी सर्च मारते होंगे कुछ भी, मान लिए हमारा एजुकेशन चैनल ही मार दिए, द ग्लोबल एजुकेशन, तो आगे HTTP लग जाता है, HTTP और स्लैश आ जाता है ना, डबल स्लैश आ जाता है और उसके बाद लिखना प्रारंभ होता है और लास्ट में .com लग जाता है। क्यों लगता है? तो .com लगता है। .com लगने का मतलब है कि कॉमर्शियल क्षेत्रों के लिए, बिजनेस क्षेत्रों के लिए कॉम लगते हैं। ठीक है, अगर .in रहता है तो समझिए ये इंडिया के लिए लगा गया है। जैसे BIH, बिहार का जो एक वेबसाइट है बिहार बोर्ड का, BIH.nic.in, यानी कि बिहार के लिए ये NIC जो सॉफ्टवेयर है वो, और .in जो लग गया वो इंडिया के लिए हो गया। आप लोग को समझ में आ गया कि HTTP क्या है? HTTP क्या है कि जो प्रोटोकॉल जो उपयोगकर्ता का जो वेब ब्राउज करते हैं ना और वेब सर्वर के बीच संचार का समन्वय बनाता है HTTP, तब जाकर आपको कोई चीज़ें प्रदर्शित करता है। इसके आगे भी HTTP लगेगा, है ना, जितने भी सर्वर पे आप सर्च मारेंगे HTTP ही लगेगा। निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा आज कंप्यूटर में कोई भी चीज़ों को सर्च मार करके। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को नेटवर्किंग प्रोटोकॉल भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं निष्कर्ष और भविष्य के रुझान।
इसके निष्कर्ष क्या है, हम लोगों ने जो पढ़ा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, इसके क्या क्या वर्क होते हैं, ठीक है। तब उसकी निष्कर्ष क्या निकलने वाला है और भविष्य के इसका रुझान क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है मेरे भाई मेरे बहन लोग, कि जो चीज़ें हमने पढ़ा कि आखिर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, उसका आगे भविष्य में क्या काम है, ये हम फायदे बता रहे हैं, निष्कर्ष निकालें, इसका नुकसान क्या हो सकता है, फ़ायदा क्या हो सकता है। हम हर टॉपिक के बीच में ये टॉपिक ज़रूर लाते हैं। ये टॉपिक इसलिए लाते हैं कि ताकि इंटरेस्ट आप लोग का बना रहे कि हाँ इसका निष्कर्ष लास्ट में क्या निकलता है और ये आगे जाके क्या करने वाला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, आगे भविष्य में इसका और उपयोग क्या है, महत्व बढ़ेगा इसका कि नहीं बढ़ेगा, कितने पर समाप्त हो जाएगा, है ना। तो उसकी भविष्य में जो है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यूजर के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों, कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो यूजर को अनुभव बेहतर बनाने में मदद करता है। भविष्य में सिस्टम सॉफ्टवेयर और भी अधिक शक्तिशाली और कुशल होने की उम्मीद है। भविष्य में क्या है, आगे आने वाले जो दिन हैं, आपके बाल बच्चे जो दिन देखने वाले हैं, उसमें और प्रभावशाली तरीके से और ही बेहतर तरीके से प्रदर्शन करने वाला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इससे और चीज़ें सकुशल रूप से आप तक, जैसे आप तक अभी हम पहुंच पा रहे हैं, आपकी मतलब हमारी ऑडियो पहुंच पा रहा है, वीडियो पहुंच पा रहा है, तो वो क्या किसके जरिए पहुंच पा रहा है, तो सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए ही पहुंच पा रहा है। तो ये आगे आने वाले जो दिन में आपके बाल बच्चे वाले दिन में जो होंगे, ये और शक्तिशाली और प्रभावशाली होने वाले हैं। तो क्यों ना महत्व है इसका, इसलिए महत्व बेहद ज़रूरी हो जाता है। उन्नत हार्डवेयर क्या है, ठीक है, इसमें उन्नत हार्डवेयर में भविष्य में हार्डवेयर सुधार के साथ साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर और अधिक प्रदर्शन दक्षता है जो डिजाइन उजाइन करने के लिए किया जाएगा। और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग वृद्धि के साथ साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्लाउड आधारित सेवाओं के साथ साथ बेहतर एकीकरण के लिए डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रगति के सिस्टम और सॉफ्टवेयर में AI संचालित सुविधाओं से लैस किया जाएगा। अब का जो सिस्टम हो गया, पहले था ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कमाल था, लेकिन फिर बीच में क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई जो सर्वर के जरिए हम लोग को दिखाने लगा, और अब आ गया AI जनरेटेड, जो आपकी चेहरा, किसी का भी चेहरा लगा के देख रहे हैं आजकल मोदी जी के मेम्स बनाया जा रहा है, तो किसके जरिए, AI के जरिए मोदी जी को कहीं भी नचा दिया जा रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को भी कहीं भी नचा दिया जा रहा है, किसी के साथ नचा दिया जा रहा है। तो ये AI का सब कमाल है। आगे आने वाले में AGI आने वाला है प्यारे बच्चों, आज ही मैं बता दूं AGI आने वाला है, ठीक है। AGI क्या होता है कि एडवांस वाली जो सिस्टम इसका है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो AGI आने वाला है, ओके, एडवांस रूप में आने वाला। और एडवांस जब इसका एडवांस आ गया तो समझिए और क्या होने वाला है कि आप भी बैठे हैं, आपको भी बैठे बैठे नचा दिया जाएगा, है ना। तो ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब AI की जानकारी हर किसी को होना चाहिए। AI के जरिए बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। आप अपना नोट्स PDF जो बनाते हैं AI के जरिए, एक बार खाली ChatGPT में जाके बोलिए मुझे ये बना कर दीजिए, आपको वो बना के मिल जाएगा। तो AI से भी आसान होता है, लेकिन AI का फ़ायदा भी है, नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। ChatGPT पे पूर्ण भरोसा आप लोग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ChatGPT से जब बात किए, उस तरीके से क्वेश्चन किया हमने, तो सही क्वेश्चन को भी गलत बताया जा रहा है। और उस ChatGPT को 2022 तक ही डाटा है। ChatGPT 4 आया है, शायद अपडेट लिया है उसका, तो आगे की ओर कहानी बेहतर होगा। नहीं तो अभी ChatGPT उतना भरोसा करने लायक नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर सही मिलता है। अगर 100 को क्वेश्चन पूछ दिए तो आप में उसमें 20 क्वेश्चन गलत बताएगा, 80 क्वेश्चन सही बताएगा, ठीक है। तो जितने टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जाएंगे उस प्रकार से हानि भी होते जाएगा, लाभ भी होते जाएगा। तो हानि और लाभ के बीच में आप लोग एक अपडेट बनते रहिए और अपडेट रहिए। तमाम बड़ी बड़ी चीज़ों को हमने चर्चा किया। कल के आगे क्लास जो भी टॉपिक होगा हम उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए और पढ़ाई दबा के कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब पढ़ाई ही नहीं कीजिएगा तो इस जीवन में और कोई मकसद है ही नहीं यार जो तुम्हें पूरा कर सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे स्थगित करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।